सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लोग म्यूट रखे। ओके, अभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, देर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। लेकिन हीट ट्रीटमेंट का जरूरत क्यों है हमको? सबसे पहले बहुत सारे इंजीनियर लोग रहते हैं कि उसको हीट ट्रीटमेंट कैसे होता है वो तो पता रहता है, लेकिन उसका ग्राफ रिव्यू करना नहीं आता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, खाली साइन करने के चक्कर में खाली साइन कर देते हैं। तो वो सब चीज इंडिया में बहुत सारा ऐसा होता है, तो ऐसा सब चीज नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ध्यान ध्यान देना चाहिए, टेक केयर लेना चाहिए। ओके, हीट ट्रीटमेंट हमें जरूरत क्यों है उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, कितने टाइप की हीट ट्रीटमेंट, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। और एक हीट ट्रीटमेंट कहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, कौन से मटेरियल में कौन सा यूज किया जाता है, वो सब चीज हम एकदम डेप्थ में एग्जांपल के साथ समझेंगे। ओके, हीट ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन में ऐसा है। हमारा डेली सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। माई सेल्फ विशाल धामेलिया, वर्किंग इन TUV नॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग डेली 8:20 को डेली हमारा सेशन होता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा ऐसा ट्राई किया है कि 2-3 लोग ग्रुप में थोड़ा ज्यादा डाला है, ताकि अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो आ सके। एक्चुअली में लास्ट 6 मंथ से हम, हमारा लॉकडाउन जब से स्टार्ट किया उस टाइम से हम लोग ASME B31.3, ASME सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 5, सेक्शन ओके सेक्शन 5, उसके बाद हमने ये हमारा B31 API 1104 भी थोड़ा बहुत किया। वो सब चीज लाइन बाय लाइन फिनिश किया। और कुछ उसमें से 2% जो वीडियो है उसका यूट्यूब में डाला है, बाकी का कुछ वीडियो हमने टेलीग्राम में डाला है, बाकी का वीडियो मेरे पास पड़ा है। ठीक है, और कुछ वीडियो डिलीट हो चुका है, जैसे कि सेक्शन 8 का वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं वापस एक बार सेक्शन 8 का करेगा। ठीक है, ओके, हीट ट्रीटमेंट जो है वो हीट ट्रीटमेंट गिव द पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ द स्टील मेकर एंड सप्लाइड इन supplied shown the material test certificate and referred in supply condition। ओके, अभी मैं आपको एक थोड़ा मटेरियल सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर जो है वो MTC बनाता है और MTC में भी वो लिखता है। तो कभी कभी हम लोग MTC जब रिव्यू करते हैं उस टाइम पे यहाँ पे आता है कि सॉल्यूशन एनिलिन में, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, देख रहा है आपको, हाईलाइट कर रहा हूं। वहां पे लिखा है सॉल्यूशन एनिलिन 1040 ऐसा करके यहाँ पे MTC में लिखा है। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे सॉल्यूशन एनिलिन ही क्यों लिखा भाई? वहां पे पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिखा? वहां पे नॉर्मलाइजिंग क्यों नहीं लिखा? वहां पे टेम्परिंग क्यों नहीं लिख रहा? ऑस टेम्परिंग क्यों नहीं लिखा? तो ये सब चीज हमें पता अगर रहेगा तभी हम MTC प्रॉपर तरीके से रिव्यू कर पाएंगे। परसों का हमारा सेशन जो था MTC रिव्यू का, उसमें भी ये बात मैं क्लियर कट समझाया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको हीट ट्रीटमेंट अगर आप रोल करते हैं या फोर्जिंग करते हैं तब तो आपको हीट ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हीट ट्रीटमेंट ट्रेस रिलीविंग के लिए भी होता है, उसका अंदर का पार्टिकल साइज रिफाइन करने के लिए भी होता है, इनसाइड में जो उसका प्रॉपर्टी जो डिक्रीज हो गया है उसको प्रॉपर उसका स्टेज में लाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमको करना पड़ेगा। ओके, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर में नीड to refer the material test certificate and it is appropriate that they are familiar with terminology and used and have some understanding and principle some of the most commonly applied heat treatment। ओके, अभी वेल्डिंग इंस्पेक्टर को कुछ घंटा भी पता नहीं है कि भाई हीट ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करते हैं, तो फिर आपका वैल्यू डाउन हो सकता है। गल्फ में तो ऐसा बहुत सारा चीज होता है कि आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए। आपको एक छोटा छोटा पॉइंट भी पता रहना चाहिए। अगर हीट ट्रीटमेंट पता नहीं है तो फिर आप लोगों को इंसेंटिव का मसला हो सकता है, फिर आगे आपका बढ़ती बढ़ती मिलने का मसला हो सकता है। यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, इंडिया में तो मैं लिटरली देखा है, लोग क्या है खाली चार्ट लेते हैं, चार्ट में खड़ा खटक से साइन कर देते हैं। अरे भाई वेरीफाई तो करो यार, चार्ट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो तो वेरीफाई करो। लेकिन नहीं, हमको पता नहीं है इसके लिए साइन कर देते हैं। लेकिन जो लोगों को पता रहता है, जो लोग TPI में काम करते हैं, जो लोग क्वालिटी इंस्पेक्टर है, जिसको रियल में पता है, वो लोग एक लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि उसका प्रॉपर एज पर कोड वो हीटिंग चढ़ाया, एज पर कोड और उसने कूलिंग किया, एज पर कोड उसने कूल डाउन या हीट डाउन जो भी रिक्वायरमेंट है वो एज पर कोड फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो वहां पे देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ शेल, तो सबसे पहला हमारा नॉर्मलाइजिंग की हम बात करते हैं। नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग देखो ये हीट ट्रीटमेंट का एक टाइप है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, जनरली ये कहां पे होता है, जस्ट एग्जांपल दे देता हूं कि
हमारा जो डिसेंट रहता है हॉट फॉर्मिंग या कोल्ड फॉर्मिंग में, उस टाइम पे डिसेंट का हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। प्रेशर वेसल जब हम बनाते हैं उस टाइम पे डिसेंट आगे का ढक्कन जो है, डिसेंट डिसेंट 4 टाइप के है, वो मैं समझाया था, ठीक है। वो चारों टाइप में से कोई भी डिसेंट अगर बनाते हैं या फॉर्मिंग से हम बनाते हैं तो उसका हम जनरली नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो वो नॉर्मलाइजिंग कैसे करना है, तो आफ्टर द वर्किंग रोलिंग एंड फोर्जिंग, रोलिंग और फोर्जिंग, रोलिंग करते हैं तब आपको, या फिर फोर्जिंग करते हैं तब। आपने कभी कभी देखा होगा कि प्लेट इज नॉर्मलाइज्ड ऐसा करके लिखा हो, SF516 ग्रेड 70 प्लेट नॉर्मलाइज्ड, ऐसा क्यों लिखा भाई? तो यहां पे उसका फोर्जिंग हुआ है, और फोर्जिंग करने के बाद उसका नॉर्मलाइजिंग कंपलसरी बनता है। कभी कभी कंपलसरी है तो फिर अगर वहां पे कंपलसरी नहीं है तो फिर शॉप में आके उसका हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हीट ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ओके, हीट ट्रीटमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द वर्किंग द रोलिंग एंड फोर्जिंग the steel size, it is heated 900 degree Celsius, then allowed the cooled in ambient air temperature। 900 डिग्री, यहां पे मैं थोड़ा एक ग्राफ दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ये यहां पे ग्राफ है नॉर्मलाइजिंग का, एक मिनट, हाँ ये नॉर्मलाइजिंग का ग्राफ है, ठीक है। यहां पे आपको रैपिड कूलिंग करना है, सॉरी रैपिड हीटिंग करना है। उसके बाद में रैपिड हीटिंग का मतलब क्या है? रैपिड हीटिंग मतलब आप जितना हो सके उतना तुरंत टेम्परेचर 900 डिग्री तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो जब 900 डिग्री तक पहुंचाएंगे तो फिर मटेरियल उसका इनसाइड का जो पार्टिकल है उसका फॉर्मिंग स्टार्ट करेगा, ग्रेन रिफाइन स्टार्ट होगा। उसके अंदर टेंसाइल टफनेस या फिर जो भी उसका रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसका एक्चुअल था जो उसने गंवा दिया है वो वापस लेना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो 900 डिग्री आपको रैपिड हीटिंग करना है नॉर्मलाइजिंग में। रैपिड हीटिंग करने के बाद फिर स्मॉल आपको छोटा सा सॉकिंग टेम्परेचर रखना है। सॉकिंग मतलब आपको कुछ टेम्परेचर तक 900 डिग्री को होल्ड करके रखना है। कभी कभी 1 आवर्स रहता है, कभी 2 आवर्स रहता है, कभी 3 आवर्स रहता है, ऐसा करके, ठीक है। तो 900 डिग्री टेम्परेचर आ गया, उस टाइम पे आपको थोड़ा टेम्परेचर को उसको पकड़ के रखना है, और 900 डिग्री 1 आवर्स समझो 2 आवर्स एज पर कोड आप गए, उसके बाद उसको कूलिंग सिस्टम में डाल देना है। कूलिंग सिस्टम में आपको कैसा डालना है? सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, बिंटो सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिगर परमार सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। आज पार्टिसिपेट थोड़ा ज्यादा हो गए, मैं 2-3 ग्रुप में एक्स्ट्रा डाला है, उसी की रीजन से प्लीज सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ म्यूट कर दीजिए। हम लोग आज 200 से भी ज्यादा सेशन कर चुके हैं, फिर हमने गिनती करना बंद कर दिया है, और हम बहुत सारे सेशन ले चुके हैं। 1 से 2 पीपल, 1 to 2 पीपल ओनली म्यूट अनम्यूट क्रिएट प्रॉब्लम, देन अब हमारा सेशन आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज सर मैं आप सब लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, अभी कूलिंग में क्या होगा? अभी हमने रैपिड हीटिंग कर दिया, 900 डिग्री तक टेम्परेचर को खिसका दिया, चढ़ा दिया। उसके बाद थोड़ा हम सॉकिंग करना है, शॉर्ट सॉकिंग लिखा है, देख रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट सॉकिंग। शॉर्ट सॉकिंग जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी टेम्परेचर तक उसको होल्ड करके रखना है। नॉर्मलाइजिंग का ये रूल्स है, ठीक है। आप ऐसा अपना घर का रूल्स निकाल के फिर आप ऐसा सोचेंगे मैं 15-20 घंटे तक उसको नॉर्मलाइजिंग में रखता हूं तो घंटा मटेरियल की फट जाएगी, ठीक है। तो आपको शॉर्ट सॉकिंग करना है, एज पर कोड शॉर्ट सॉकिंग दिया गया है। प्लीज सर म्यूट कर दीजिए। सर मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज म्यूट कर दीजिए, और चैट बॉक्स में भी जो रेगुलर गाय है प्लीज सर चैट बॉक्स में आप डालते रहिए ताकि लोग म्यूट करते रहे, ठीक है। म्यूट जानबूझ के तो नहीं कोई करता है, अनम्यूट अनम्यूट ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप ज्वाइन होते हैं उस टाइम से आपसे गलती हो जाता है, या फिर ज्वाइन, ये वेबएक्स मीटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग थोड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन जैसे ही होगा हम लोग जूम खरीदेंगे और उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी उसको एयर में हीट कर देना, एयर में उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में खुला छोड़ देना। आपने देखा होगा कुछ कुछ, आप ऐसा रजीरा है, जो लोग यहाँ पे एलएनटी में काम किया है, जो लोग फॉर्मिंग कंपनी हमारा अनुप है अहमदाबाद, तो वो लोग क्या करते हैं, डिसेंट को पहले कपड़े से ढक देते हैं। जैसे ऐसा, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल करके दिखाता हूं, ऐसा। उसके पास फर्नेस अगर है तो वेल एंड गुड, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फर्नेस नहीं है तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा उसको ढक देते हैं। मतलब इसको इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है, इंसुलिन, या फिर आपको जो भी उसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड
प्रोडक्ट्स है उसका यूज करके आपको उसको ढक देना है। उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, क्या बोलते हैं उसको, टीसी, ठीक है, थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जब आप लगाएंगे, थर्मोकपल, ओके, थर्मोकपल की अभी बात आई है तो मैं थोड़ा थोड़ा थर्मोकपल की बात कर लेता हूं। थर्मोकपल जो है आपको जनरली कितना, कौन से मटेरियल में कितना पाइप है तो कितना कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है। तो थर्मोकपल का जनरल रूल्स ऐसा है कि 3 इंच बिलो का कोई भी पाइप है तो उसमें एक थर्मोकपल लगाना है, 1 थर्मोकपल, ठीक है। उसके बाद अगर 4 इंच से 6 इंच के बीच में है तो आपको 2 थर्मोकपल लगाना है। ओके, 8 इंच से 24 इंच के अब उसके अगल बगल में, उसके बीच में है तो आपको 3 थर्मोकपल, और आपका जनरली 24 इंच से अबव है तो आपको रिक्वायर्ड जितना आप मन चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन एज ए क्वाड्रेंट वाइज लगाना है आपका, प्रॉपर 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसा करके प्रॉपर तरीके से लगाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो हम नहीं थे, हम लोग यहाँ पे थे। थर्मोकपल लगाना है। थर्मोकपल काम क्या करेगा, थर्मोकपल आपने हमारा जो मशीन है उसमें टेम्परेचर जो है वो दिखाएगा, वो वहां पे प्रेजेंट करेगा कि हाँ वहां पे मटेरियल में इतना टेम्परेचर है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर जो वेरिएशन इफेक्ट होता है, अगर थर्मोकपल आपने बराबर नहीं लगाया, आपने टेढ़ा मेढ़ा लगाया, थर्मोकपल ऑलरेडी में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का जब मैं लेक्चर किया था 4 घंटे का, उस टाइम पे मैं एएसएमई B30 1.3 का चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, उसका पार्ट 2 में ये सब चीज डिस्कस किया था कि भाई थर्मोकपल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। के थर्मोकपल, जे थर्मोकपल, अलग अलग टाइप के थर्मोकपल है। जनरली लोग के टाइप थर्मोकपल यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाना पड़ता है, तो व्हाइट कलर का जो सीमेंट जैसा पुट्टी आता है वो लगाना है। ये सब चीज आपने नहीं किया तो कांड ये हो सकता है कि थर्मोकपल लूज है तो टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी टेम्परेचर में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वेरिएशन दिखाएगा आपके मशीन के अंदर, और आपके मटेरियल का बैंड बच जाएगा। तो ये सब चीज नहीं करना है, आपको थर्मोकपल प्रॉपर तरीके से लगाना है। उसके बाद में आपको ये बोला कि रैपिड आपको हीटिंग करना है, उसके बाद 900 डिग्री टेम्परेचर को आपको उसको शॉकिंग करना है, उसके बाद एयर आपको एयर में एम्बियंट टेम्परेचर में उसको छोड़ देना है, ठीक है, वो सब चीज निकाल देना है। तो ऐसा भी करते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजिंग करने से फायदा क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग जब आप करते हैं तो ऑप्टिमाइज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस गिव द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। देखो, आपका जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो, और टफनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। टफनेस प्रॉपर्टी क्यों इंक्रीज करेगा, लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि भाई टफनेस प्रॉपर्टी क्यों इंक्रीज करेगा, तो वो थोड़ा आगे आएगा, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का जब बात आएगा तब में समझाएगा, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि नॉर्मलाइजिंग में स्ट्रेंथ एंड टफनेस आपका इंक्रीज होता है, जो उसका रिक्वायर्ड है वो अचीव करता है, ठीक है। कार्बन मैंगनीज स्टील एंड लो अलोय स्टील में हम लोग जनरली नॉर्मलाइजिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कैसे करना है, कौन से मटेरियल में करना है, स्टेनलेस स्टील में क्यों नहीं करना है। स्टेनलेस स्टील में इसके लिए नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हीटिंग जो हो रहा है, वो रिपीट हीटिंग के बाद सॉकिंग करने के बाद हम जैसे ही टेम्परेचर नीचे फॉल करेंगे तो क्रोमियम कार्बाइड बनेगा, इसके लिए हमको ऐसा चीज नहीं करना है। एक मिनट, अभी मैं दूसरा थोड़ा निकालता हूं। नॉर्मलाइजिंग के बाद हमारा आता है क्विंचिंग एंड टेम्परिंग। क्विंचिंग एंड टेम्परिंग में क्या होता है, आफ्टर द वर्किंग द स्टील इन रोलिंग एंड फोर्जिंग, आपका जब स्टील जो है जहां फोर्जिंग बनता है या फिर आप रोलिंग करते हैं कोई भी प्लेट का, उस टाइम पे उसको भी 900 डिग्री तक टेम्परेचर तक उसको कूल करते हैं, सॉरी चढ़ाते हैं टेम्परेचर, उसके बाद उसको कूल करते हैं। हम कूल किस में करेंगे, वाटर या ऑयल में डुबो के। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि जनरली उसका रैपिड हीटिंग कर देते हैं, रैपिड हीटिंग करने के बाद 900 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही आ जाता है सीधा उसको पानी के अंदर डुबो देते हैं, सीधा उसको ऑयल के अंदर डुबो देते हैं, या कोई आपका रिक्वायर्ड जो मीडियम है उसके अंदर डाल के टेम्परेचर को फॉल कर दिया जाता है। वो टेम्परेचर को फॉल करेंगे तो वो सब सिस्टम जो है वो उसको बोलता है क्विंचिंग साइकिल, मतलब क्विंचिंग, ठीक है। क्विंचिंग ये हमारा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का एक टाइप है क्विंचिंग का, ठीक है। क्विंचिंग करने के बाद आपको टेम्परिंग इसके लिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप रैपिड टेम्परेचर फॉलिंग करेंगे, एकदम सडन से टेम्परेचर फॉल होगा तो उसमें डक्टिलिटी का कांड हो जाएगा, जो डक्टिलिटी जो मिलना चाहिए वैसा आपको डक्टिलिटी नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से आपको टेम्परिंग करना पड़ेगा। टेम्परिंग करने से आपको जनरली क्या होगा, डक्टिलिटी आपका मटेरियल में इंप्रूव होगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल क्विंचिंग इन वाटर इन एयर।
आफ्टर द क्लिंचिंग द स्टील मस्ट बी टेम्पर्ड लिखा, देख रहे हैं आप यहाँ पे मस्ट टेम्पर्ड, मतलब जब आप क्लिंचिंग करते हैं उसके बाद में आपको टेम्परिंग करना कंपलसरी है। अगर आप टेम्परिंग नहीं करेंगे तो उसका अंदर जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर डक्टिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी डक्टाइल फ्रैक्चर आ सकता है। समझ रहे हैं ना बात? डक्टाइल फ्रैक्चर मैं ऑलरेडी लास्ट 2 से 3 सेशन पहले मैं समझाया था डक्टाइल फ्रैक्चर क्या है और टफनेस फ्रैक्चर क्या है। वो दोनों का शेप भी मैं लैब के अंदर का वीडियो करके समझाया था, तो आप लोगों को ये पता है डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, डक्टाइल फ्रैक्चर आने का चांस है। ओके, सम लो ऑलो स्टील एंड हायर स्ट्रेंथ, टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस, वो सब चीज में भी हम जनरली करते हैं। ठीक है, ओके, अभी सॉल्यूशन एनिलिन। सॉल्यूशन एनिलिन हम किस में करते हैं? स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, वो सब चीज में हम लोग सॉल्यूशन एनिलिन करते हैं। भाई सॉल्यूशन क्यों नॉर्मलाइजिंग क्यों भाई स्टेनलेस स्टील में नहीं करते हैं? नॉर्मलाइजिंग में अगर करेंगे तो क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कैसे। जब सॉल्यूशन एनिलिन का टेम्परेचर आपका एक 1050 से लेके 1100 टेम्परेचर तक होता है। ठीक है, सॉल्यूशन एनिलिन का उसमें क्या होता है, आपको रैपिड हीटिंग करना पड़ता है। रैपिड हीटिंग करने के बाद वो टेम्परेचर सडन फॉल करना पड़ता है। अगर आप सडन फॉल नहीं करेंगे तो क्रोमियम का टेंडेंसी क्या है, क्रोमियम का ऐसा टेंडेंसी है, क्रोमियम 400 टू 800 डिग्री के बीच में एक्टिव तत्व बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन 300 डिग्री के बिलो टेम्परेचर में वो हाइड्रोजन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, किसी से केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, या तो हाइड्रोजन क्रैक जनरेट होगा अगर बाहर नहीं निकल पाया मेटल में से। तो हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 0 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा या फिर उसका 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। इसके लिए केमिकल रिएक्शन करेगा, किसी के साथ झगड़ा करेगा, उसी की वजह से हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन क्रैक आया। तो हाइड्रोजन क्रैक आने का वही रीजन है। ओके, तो वैसा ही टेंडेंसी हमारा क्रोम का है। क्रोमियम 400 डिग्री टू 800 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, हमारा एक्टिव तत्व बन जाता है। एक्टिव तत्व में क्या होगा, क्रोमियम किसी से इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो उसके मेटल के अंदर क्रोमियम को कोई नहीं देगा सिवाय कार्बन। तो कार्बन आके उसको खड़ा हो जाएगा कि लो भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो फिर क्या करेगा, क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा। क्रोमियम कार्बाइड बनाने से आपका मेटल जो है वहां पे वेल्ड डीके का चांस है। वहां पे वेल्ड मेटल जो है वहां से क्रोमियम क्रोमियम कार्बाइड बन के पपड़ी बन के निकल गया, तो वहां पे पीटिंग पड़ेगा। पीटिंग पड़ने के बाद वेल्ड डीके होने के बाद वहां से स्टेनलेस स्टील का मटेरियल फट जाएगा। तो उसी की वजह से हम लोगों को स्टेनलेस स्टील में इंटरपास टेम्परेचर भी 175 रखते हैं। उसका रीजन क्या है 175 रखने का? भाई भाई क्यों भाई, अलोय स्टील में हम 315 रखते हैं, 350 रखते हैं, कार्बन स्टील में 350 टेम्परेचर इंटरपास टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील में 175 या 177 ही क्यों रखते हैं? उसका रीजन ही यही है कि क्रोमियम का या वेल्ड मेटल का टेम्परेचर जो है वो 400 से ज्यादा ना निकल जाए। 400 से 800 के डिग्री के बीच में क्रोमियम कार्बाइड बना देगा, मेटल काला काला हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, और उसी की वजह से मेटल में से क्रोमियम निकल जाएगा। फिर हमारा मटेरियल का कोरोजन का जो प्रॉपर्टी था वो रिमूव हो गया, उसके लिए बाहर का एटमोस्फेयर उसमें इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा और वहां पे कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी की वजह से हम नॉर्मलाइजिंग उसमें नहीं करते हैं। स्टेनलेस स्टील में हम पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट स्टेनलेस स्टील में नहीं करते। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट 720 या 730 डिग्री पे टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, 595 से स्टार्ट होता है और 750 या 750 और नॉट नॉट 750 723 तक जाता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर लिमिट। उसी की वजह लोअर टेम्परेचर लिमिट क्या है 723। आयन कार्बन डायग्राम में लास्ट टाइम समझाया था, उसमें समझाया था कि भाई 723 आपका एक लिमिट है। उसको अपर टेम्परेचर, उसके ऊपर जो टेम्परेचर का आपको हीटिंग करना है, पोस्टवेल हीट ट्रीटमेंट करना है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। उसके लोअर करना है तो लोअर क्रिटिकल लोअर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, लोअर अपर एंड एग्जैक्ट 723 के ऊपर भी करना है तो वो एग्जैक्ट। इसके लिए हमारा कोड में एएसएमई सेक्शन 9 जो है उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि चेंज इन पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज द एसेंशियल वेरिएबल। ठीक है, एसेंशियल वेरिएबल जब आया था उस टाइम पे मैं बात किया था कि भाई आपका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, आपका पीक्यूआर अगर 723 के बिलो का पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट किया है तो फिर आपको आपके डब्ल्यूपीएस में वही टेम्परेचर डालना पड़ेगा। आप फिर 723 से अप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो नया पीक्यूआर आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए।
सर किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, अभी सॉल्यूशन एनिलीन है वो हमारा 1050 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। उसको सडनली उसका रेपिड हीटिंग किया जाता है। रेपिड हीटिंग करने के बाद थोड़ी देर उसको सॉकिंग किया जाता है। उसके बाद सडन फॉल कर दिया जाता है, उसका टेम्परेचर एकदम सडनली फॉल कर दिया जाता है। अभी आप ऐसा सोचेंगे कि सडनली फॉल हो रहा है तो फिर वो 400 से 800 डिग्री टेम्परेचर के बीच में तो निकलेगा ना वो टेम्परेचर, उस टाइम पे तो क्रोमियम का कांड हो जाएगा। लेकिन भाई क्या होता है, हमारा स्टेनलेस स्टील में खाली क्रोमियम नहीं रहता है, हमारा स्टेनलेस स्टील में नियोबियम एंड हमारा टिटेनियम ऐसे भी मेटल हम प्रोवाइड करते हैं हमारे मेटल में, ताकि वो क्या करता है, कार्बन से पहले आगे प्रेजेंट हो जाएंगे क्रोमियम के सामने कि भाई तू कार्बन का इलेक्ट्रॉन मत ले, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन तू कार्बन के साथ मत जा। कार्बन के साथ जाएगा तो साला हमारा मटेरियल का प्रॉब्लम, ठीक है। इसी की वजह से हम उसको स्टेबिलाईजर बोलते हैं, नियोबियम एंड टिटेनियम डाला जाता है। ओके, तो यहां पे थोड़ा इफेक्ट होता है, ऐसा भी मतलब नहीं है कि यहां पे इफेक्ट नहीं होता है। आप ऐसा मत समझिए कि 400 से 800 डिग्री टेम्परेचर मतलब आपने 1050 डिग्री तक टेम्परेचर तक ले गए, उसके बाद जैसे ही फॉल करना स्टार्ट हुआ तो 800 से 400 के बीच में थोड़ा बहुत तो हो गई। तो ये सब चीज आपको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसी की वजह से आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेपिड कूल्ड बाय क्विंचिंग इनटू द वाटर प्रिवेंट एनी कार्बाइड। देखो मैं अभी कार्बाइड की जो बात किया वही रेपिड कूलिंग इसके लिए करते हैं वाटर के अंदर या फिर कोई अलग, क्योंकि कार्बाइड कंटेंट जनरेट ना हो। क्रोमियम कार्बाइड बना देगा तो हमारा मटेरियल की फट जाएगी, मटेरियल में क्रोमियम कम हो जाएगा। मटेरियल क्रोमियम कम हो गया तो उसका बाहर का एटमॉस्फेरिक फिर वहां से रस्टिंग करना स्टार्ट होगा, वहां से खड्डा पड़ेगा, पिटिंग पड़ेगा और वहां से मटेरियल की वाट लग जाएगी, फट जाएगा। ओके, अभी अप्लाइड ऑन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील एंड 304316L, ठीक है, उसी में हम डालते हैं। तो ये एक एमटीसी है, मैं आप जस्ट एक एमटीसी में ये ऑलरेडी समझाया है एक सेशन में। ये एमटीसी का ग्रेड है 312TP304L, मतलब ये स्टेनलेस स्टील का हो गया, ठीक है, लो कार्बन स्टेनलेस स्टील। एल का मतलब लो कार्बन स्टेनलेस स्टील, एच का मतलब हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील। अगर अगेला नंगा जो है 304 तो उसमें लो कार्बन हाई कार्बन ऐसा कुछ नहीं होता है, एज पर कोड जो है वही है, ठीक है। ओके, अभी ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें मैं मटेरियल एमटीसी जब मैं चेकिंग करवाया उस टाइम पे ये सब चीज समझाया था। ये 3.1 इसके में ऑलरेडी यही सब चीज खाली 3.2 3.1 समझाने में मैंने 2 आवर्स लिए हैं, यूट्यूब में डाला है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्लियर लिखा है, देखिए, सॉल्यूशन एनिलीन 1040 डिग्री इन फॉलोड बाय वाटर क्विंचिंग। मैं थोड़ा वापस अच्छे से हाईलाइट करता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देखिए, सॉल्यूशन एनिलीन at 1040 Celsius minimum temperature and फॉलोड बाय वाटर क्विंचिंग। वाटर क्विंचिंग मतलब पानी के अंदर डुबो दिया है, सडन उसका टेम्परेचर फॉल कर दिया गया है। तो ये एमटीसी में स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग कर दिया लिखा होता तो आपका तुरंत माइंड ऑन द स्पॉट माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि अरे यार इसमें नॉर्मलाइजिंग क्यों हुआ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुरंत आपको एमटीसी रिजेक्ट करना है। तो आपको अगर पता रहेगा कि टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तभी आप बोल सकते हैं, वरना आप उसको घंटा भी नहीं बोल सकते। एनिलीन में वाटर क्विंचिंग किया, उसकी जगह उसने एयर क्विंचिंग कर दिया तो क्या कर लोगे। तो ये सब चीज अगर आपको पता है वाटर या ऑयल में तो जनरली नहीं करना चाहिए, वाटर में ही जनरली लोग करते हैं, और वो डीएम वाटर होता है, अच्छा सा लो क्लोराइड वाटर होता है, उसमें करना है, ठीक है। उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन एएसटीएम में ऑलरेडी दिए गए हैं। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनिलीन, ठीक है, सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट, ये जो सॉल्यूशन एनिलीन था उसके बाद खाली एनिलीन। आफ्टर द वर्किंग ऑफ द स्टील प्रेसिंग एंड फोर्जिंग, जब आप स्टील को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसका जो आगे का ऊपर का सरफेस है वहां पे कंप्रेशन लोड लगेगा, पीछे का जो आउटसाइड का सरफेस है वहां पे टेंशन लोड लगेगा, उसी की वजह से मटेरियल थोड़ा हीट होता है। आपने देखा होगा, जो लोग प्रेशर वेसल में काम करते हैं उसको पता है। तो उस टाइम पे वो हीट की वजह से, और वहां पे हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, फोर्जिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो वो भी हमको रिमूव करना है एनिलीन से। ओके, it is heated 900 डिग्री टेम्परेचर देन अलाउड द कूल फर्नेस एंड एम्बियंट टेम्परेचर। आपको जो हीटिंग
करने के बाद आपको फर्नेस के अंदर एम्बियंट टेम्परेचर पे छोड़ देना है, उसको धीरे धीरे कूलिंग करना है। यहां पे वाटर या ये सब चीज इनसाइड में नहीं है, ठीक है। दिस रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ओके, अभी यहां पे लिखा है दिस रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो कि टफनेस इसके लिए, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हैं, जब आप उसको फोर्जिंग करते हैं, तब उसका जो मेटल पार्टिकल इनसाइड का जो पोरस पार्टिकल है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, वो टूटेगा। वो टूटेगा अगर प्रॉपर तरीके से आपने एम्बियंट टेम्परेचर पे प्रॉपर तरीके से उसको कूलिंग नहीं होने दिया, तो क्या कांड होगा, वो पार्टिकल फिर से जुड़ नहीं पाएंगे, फिर से जुड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही आपका माइनस टेम्परेचर जाएगा, तो माइनस टेम्परेचर के वो पार्टिकल के बीच में और गैप जनरेट हो जाएगा और वो वहां से मटेरियल फट जाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक आप हैमर लीजिए, हैमर का एक छोटा सा प्लेट 100 बाय 100 का एक छोटा सा 6 mm का प्लेट लीजिए, 516 ग्रेड 70 का, उसके ऊपर जोर जोर से आप हैमर मारिए, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन वही सेम मटेरियल को आप 100 डिग्री टेम्परेचर के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, -100 डिग्री टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली वो मटेरियल टूट जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन यही है कि उसका जो पार्टिकल साइज है, उसका टफनेस प्रॉपर्टी हो प्रॉपर नहीं है। ये टफनेस प्रॉपर्टी टाइटेनिक टूटने के बाद आया था, ठीक है। ओके विशाल सर, आप बोल सकते हैं। यस सर, आपको क्या है, थोड़ा बोलिए सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा लास्ट में रखेंगे। ओके सर। इंप्रूव द डक्टिलिटी। आप डक्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें एनिलीन में आप डक्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड कार्बन मैंगनीज स्टील एंड सम लो लो स्टील में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसका डायग्राम कैसा होता है यहाँ पे दिखाया है। सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट में आपको जनरली सडनली हमने जो पहले बात किया वही बात है, ठीक है। उसके बाद क्विंचिंग करना है, वो सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट की बात है। ये ऑलरेडी कर लिया है। ओके, एनिलीन में 900 डिग्री टेम्परेचर तक आप चढ़ाना है। रेपिड हीटिंग, यहाँ पे भी रेपिड हीटिंग वर्ड लिखा है, देख रहे हैं। रेपिड हीटिंग करने के बाद फिर थोड़ा उसको शॉर्ट सॉकिंग टेम्परेचर रखना है, उसके बाद उसको फॉल कर देना है एम्बियंट टेम्परेचर में। तो फॉल करने के बाद उसका प्रॉपर प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन रिड्यूस द आपका क्या रिड्यूस होगा, यहाँ पे अभी हमने दिखाया ना, बात किया ना कि टेंसाइल प्रॉपर्टी, सॉरी स्ट्रेंथ एंड टफनेस, वो दोनों प्रॉपर्टी आपका रिड्यूस होगा। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड टफनेस, लेकिन आपका डक्टिलिटी इंप्रूव होगा। ओके, इसके बाद में आता है पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट। जो लोगों को यही इसी का इंतजार होता है जनरली, पोस्ट, हम जो ऐसा बात करते हैं ना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, लेकिन 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। उसका ये लास्ट पार्ट है, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर एक्चुअली एक डाउट था। यस सर। सर जो टफनेस और स्ट्रेंथ का जो रिडक्शन है वो क्यों हो रहा है? अपन तो क्या नॉर्मलाइजिंग मतलब इसको एयर में कूल करने के लिए छोड़ दिया है, तो उसका थोड़ा सा ग्रेन साइज में भी बढ़ सकता है। यस। बट ये दोनों क्यों कम हो रहा है? ओके, उसका रीजन ये है कि आप रैपिड हीटिंग कर रहे हैं उसका। रैपिड हीटिंग में क्या होगा, वो एक मटेरियल है, उसका सडन आप 900 डिग्री टेम्परेचर चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, मटेरियल को भी हार्ट अटैक फीलिंग होगा यार। कि मटेरियल भी मटेरियल है, वो एटमॉस्फेरिक पे रहना चाहता है, लेकिन आप उसको 900 डिग्री सडनली चढ़ा देंगे, एकदम फास्ट से ठोक देंगे, तो उसकी उसके साथ कांड हो ही जाएगा ना। मतलब वहां पे क्या होगा, मटेरियल साइंस मेटलर्जी की बात करें तो उसमें क्या होगा, 900 डिग्री टेम्परेचर तक आपने चढ़ाया, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो टूटने लगेगा। सबसे पहले तो वो हीटिंग करने के टाइम पे टूटता है, ठीक है। वो टूटने के बाद फिर क्या होगा, एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग अगर नहीं बना पाएंगे, तो फिर आपका मटेरियल का पार्टिकल साइज वो बड़ा बड़ा रह जाएगा। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाने के चक्कर में एक दूसरे के बीच में गैप रह जाएगा, और वो गैप की वजह से अगर छोटा बड़ा उसका पार्टिकल साइज है, बीसीसी एफसीसी वो जो स्ट्रक्चर आता है वैसा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में नहीं बैठा है, तो वहां पे टेंसाइल प्रॉपर्टी और हमारा टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होगा। अगर आपका साइज बड़ा बड़ा है, तो फिर आपका टफनेस प्रॉपर्टी में ज्यादा इफेक्ट, माइनस टेम्परेचर पे जैसे ही आपका टेम्परेचर जाएगा। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। हेलो सर, म्यूट कर दीजिए। 1 मिनट, मैं थोड़ा मैं लेट माई फिनिश।
सर इसी की वजह से मैं सभी ग्रुप में नहीं डालता। आज हम 1.5 लाख पीपल तक पहुंच गए हैं, लेकिन लोग म्यूट नहीं करेंगे तो सर मैं क्या करेगा सर, आप सोचिए सर। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। आज मैं 2 से 3 ग्रुप में ज्यादा डाला है, उसी की वजह से ऐसा मसला हो रहा है, वरना हम डेली सेशन ज्वाइन करते हैं, डेली हम एमटीसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, हाइड्रो टेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं और सेक्शन 8 के ऊपर डिस्कस करते हैं पूरा दिन बाय दिन। लेकिन प्लीज सर आप म्यूट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाएगा, वरना मैं नहीं बढ़ पाएगा। नरेश सर थोड़ा एक काम करिए, आप लेफ्ट होके फिर अगेन ज्वाइन हो जाइए, तो मे बी ऐसा नहीं होगा, और नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा कभी कभी होता है। तो आप ऐसा कर दीजिए, लेफ्ट हो जाइए फिर वापस अगेन ज्वाइन हो जाइए। ओके, अभी पार्टिकल साइज आपका है वो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं बना पाया, तो जैसा था वैसे ही सॉलिडिफिकेशन उसका हो गया, वैसे ही सॉलिड हो गया। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर माइनस जाएगा तो माइनस टेम्परेचर में वो जो मेटल है उसका टेम्परेचर में क्या होगा, मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और वो साइज बड़ा करेगा अपना, और साइज बड़ा करने के बाद वो एक दूसरे के साथ बड़ा साइज पहले से तो था ही, और बड़ा हुआ तो उसके बीच में गैप जनरेट हो गया, और वो गैप की वजह से वहां से मटेरियल टूट जाता है। तो वही एक रीजन है, ठीक है। अभी दूसरी बात, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको हीटिंग करते हैं। उसका मैं ग्राफ थोड़ा समझा देता हूं, मैंने हाथ से बनाया हुआ है वही ग्राफ, ठीक है। हमारा सेक्शन 8 जो है उसमें ये ग्राफ उसके हिसाब से मैं बनाया है, ठीक है। इसमें मैं यहां पे क्लियर लिखा है, सेक्शन 8 में यहां पे 425 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग है। अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग मतलब क्या, कि जब आप कोई भी मटेरियल को पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में डालते हैं तो आपको 425 तक आप कैसे भी सडनली 1 घंटे में चढ़ा दीजिए, 10 मिनट में चढ़ा दीजिए, 1 मिनट में चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 425 तक कोई आपका हीटिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देने के चक्कर में मैनेजर उसके ऊपर बैठा रहता है। इंडिया में तो ये सब मसला होता है, आपको पता है कि ऊपर से वो मैनेजर आता है, भाई तुम मुझे कैसे भी करके 10 ज्वाइंट करके दो, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करके दो, या फिर तुम मुझे काम करो आज का आज मुझे 1 2 से 3 घंटे में फिनिश करके दो। तो ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको उसको कोड दिखाना है। भाई कोड में यहां पे लिखा है 425 डिग्री टेम्परेचर तक आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो भले ही 425 तक 425 तक 1 मिनट में भी चढ़ा दीजिए, 10 मिनट में भी चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपका 425 खत्म होता है उसके बाद आपका जो टेम्परेचर हीटिंग करने का जो स्टाइल है वो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको 222 सेल्सियस डिवाइड बाई इंच, अगर 50 mm थिकनेस है तो 111 मतलब 2 इंच हुआ ना, 50 mm मतलब 2 इंच, तो 222 डिवाइड बाई 2, तो आपको 111 टेम्परेचर तक आपको हर घंटे में 111, हर घंटे में 111 ऐसा करके आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे आपको कहां तक पहुंचना है, 595 तक पहुंचना है, ठीक है। तो आपने 425 तक चढ़ा दिया, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो रिस्ट्रिक्शन है 222 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय जितना मेटल का इंच में थिकनेस है वो डालना है। समझो आपका 100 mm थिकनेस है तो वो 4 इंच हुआ, तो 222 डिवाइड बाय 4 करना है। समझो आपका 75 है तो 222 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। समझो 50 है तो 222 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आपको हर घंटे का टेम्परेचर चढ़ाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 50 mm थिकनेस का है मटेरियल, उसमें आपने वेल्डिंग मारा, उसके बाद आपको हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको वो मटेरियल को पहले सबको पूरा कॉइल वाउंड कर देंगे। प्रॉपर वाउंड करने के बाद 425 डिग्री चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको 111 डिग्री टेम्परेचर पर आवर्स में चढ़ाना है। फिर दूसरे 1 आवर्स में 111, फिर दूसरे 1 आवर्स में 111, वैसे जहां तक पहुंचना है वैसा समझो आपको 595 तक पहुंचना, तो वहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद आपको एएसएमई सेक्शन 8 यूसीएस 56.1 उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है कि कितना होल्डिंग करना है। मिनिमम जनरली 1 आवर्स होल्डिंग होता है, फिर जैसे ही आपका थिकनेस बढ़ता जाता है वैसे आपका होल्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आपको समझो 1 घंटे तक आपने होल्डिंग किया, होल्डिंग मतलब थोड़ा टेम्परेचर को टिका के रखा, उसका कुल्ला टिका के रखा 595 तक। उसके बाद जैसे ही आपको कूलिंग सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो वो भी रिस्ट्रिक्शन है,
वो आप ऐसे ही सीधा टेम्परेचर 280 डिग्री तक नहीं आ सकते हैं, सॉरी सीधा सीधा 425 डिग्री तक नहीं आ सकते। आपको 280 डिवाइड बाय मटेरियल थिकनेस इन इंच, ऐसा करके आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? जब कूलिंग सिस्टम है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, आप सीधा हवा में उसको नहीं छोड़ सकते। हवा में आप कब छोड़ सकते हैं? जैसे ही 425 डिग्री टेम्परेचर आया उसके बाद आपको सीधा हवा में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा खुला कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका 425 नहीं आया है, शॉकिंग टेम्परेचर आपका 594 है, उसके बाद जैसे ही आपको पता चला कि 1 घंटा मेरा हो गया, फिर सीधा आप खोल देंगे पूरा इंसुलेशन, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पे ये कोड के हिसाब से मैं यहां पे लिखा है, इसके लिए ऐसा जल्दी जल्दी दिखाया है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर से 425, अगर पाइपिंग सिस्टम है तो पाइपिंग में 325 या 324 लिखा है, जो मैं B31.3 में हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसमें मैं ये सब समझा चुका हूं, जो लोग यूट्यूब में जाके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर पे जैसे ही 425 डिग्री हम 10 मिनट में या 1 मिनट में या 3 मिनट में 10 मिनट में चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद हमको रिस्ट्रिक्शन हो गया। रिस्ट्रिक्शन मैंने बोला कि 222 डिवाइड बाई इंच के हिसाब से, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से आगे धीरे धीरे बढ़ना है। उसके बाद शॉकिंग करना है, शॉकिंग करने के बाद आपका जो कूलिंग है वो भी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको हवा में, एयर में छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का फंडा सेक्शन 8 के हिसाब से। वैसे भी सेक्शन अगर B31.3 की मैं बात करूं, जो लोग प्रोसेस पाइपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, यहां पे थोड़ा वैल्यू चेंज होता है, बाकी मोस्टली सेम ही है, ठीक है। यहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में। ओके, post-well heat treatment has applied in some welded steel ensure that the property of weldment to be suitable their intended application। कुछ एप्लीकेशन के लिए आपको अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से रखना है, वो क्या क्या आपको कांड हो रहा है आपके मटेरियल के साथ, क्यों आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, वो आगे आएगा, अभी करवाएंगे। द टेम्परेचर एट विच पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इज यूजली वेल बिलो द टेम्परेचर फेज। ओके, बिलो द टेम्परेचर फेज ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हीट ट्रीटमेंट आप जो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो 723 के नीचे का टेम्परेचर पे करते हैं आप। अगर 723 के ऊपर, जो 900, अभी हमने एनिलीन का बात किया और हमने दूसरा टेम्परिंग का बात किया, वो सब चीज हमारा 900 डिग्री के ऊपर, मतलब 723 डिग्री का एक स्लॉट है। आयन कार्बन डायग्राम जो लोग किया है उसको ज्यादा आइडिया होगा कि 723 का एक स्लॉट है, वो स्लॉट आपको माइंड में याद रखना है। कुछ लोग को यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, 723 भी कुछ बुक में लिखा है, कुछ बुक में हमारा 725 लिखा, लेकिन हम इंडस्ट्री में 723 मोस्टली यूज करते हैं मटेरियल साइंस मेटलर्जी के हिसाब से, ठीक है। ओके, 723 का अबव स्लॉट है तो यहां पे लिखा होता अबव, लेकिन यहां पे बिलो लिखा है। बिलो का मतलब यह होता है कि आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ऑल टाइम 723 के नीचे ही टेम्परेचर रहना चाहिए, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर जाते हैं तो वो हीट ट्रीटमेंट का नाम चेंज हो जाएगा, अलग से नाम से बोल सकते हैं आप, ऐसा मतलब पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट उसको नहीं बोल सकते आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The temperature post-well heat treatment is carried out usually well below the temperature where phase change is occur, but higher enough allow residual trace and relieved quickly। मतलब जब मैं आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपका एक डिशेंड है उसमें ओवालिटी है, आपका शेल है उसमें भी कांड हो गया है, उसमें भी ओवालिटी है, दोनों का आप जब फिटअप करेंगे तो आप जबरदस्ती चाबी लगा के जुगाड़ करके और ऊपर नीचे से खींच के और बहुत सारा उसको फोर्स दे के फिर आप उसको फिटअप करेंगे। फिटअप करने के टाइम आप टांका तो बड़ा बड़ा मारेंगे तो उसी की वजह से वहां पे तो रुक जाएगा, फिर आप रूट वेल्डिंग मार देंगे, पॉट मार देंगे, फाइनल मार देंगे। लेकिन मेरे भाई जब आप ये सब चीज रिमूव करेंगे, चाबी, जैकिंग सिस्टम, वो सब चीज रिमूव करेंगे, लेकिन ओवलिटी की वजह से पाइप उसकी ओरिजिनल कंडीशन में जाना चाहेगा, डिसेंड उसका ओरिजिनल कंडीशन में जाना चाहेगा। उस टाइम पे लोड किसके ऊपर आएगा? आपका जो वेल्ड मेटल है उसके ऊपर ट्रेस जनरेट होगा, उसके इनसाइड में ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अगर आपने वेल्डिंग मारने में कांड कर दिया है, कुछ जगह प्रॉब्लम कर दिया, तो वहां से वे वेल्ड मेटल फट जाएगा। अगर कांड नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग लगा है, तो फिर आपको उसमें
हैमरिंग इफेक्ट वो करेंगे ना तो थोड़ा वाइब्रेट करेगा। आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, जो लोग ट्रेस में रहता है ना मटेरियल, वो ऐसा होता है। अगर समझो सुनाई नहीं दे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा सुनाई दे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, समझो आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो अंदर का आपका ट्रेस को रिमूव करने के लिए। अगर आप ट्रेस को रिमूव नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में वहां पे इरोड कोरोड की वजह से जैसे ही थोड़ा सा मेटल वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट आएगा, थोड़ा वेल्ड मेटल हीटिंग होगा, उसका कोई रिक्वायर भी हीटिंग के ऊपर जाएगा, तुरंत वहां से जॉब ब्लास्ट कर देगा या वहां से जॉइंट फट जाएगा। तो उसी की वजह से पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, but higher enough allow residual trace and relieved quickly and soften and harden region of heat affected zone। हीट अफेक्टेड जोन में क्या कांड होता है? हीट इफेक्ट जब हम वेल्डिंग मारते हैं, समझो आर्क वेल्डिंग मारा हमने एसएमएडब्ल्यू से, तो 7000 डिग्री टेम्परेचर आपका आर्क का जनरेट होगा। जब आप 7000 डिग्री टेम्परेचर आपका आर्क का जनरेट होगा, तब क्या होगा, आपका वेल्ड मेटल वहां पे तो फ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो जो हार्ड अटैक जो फीलिंग होगा ना, वो पूरा जाएगा हीट अफेक्टेड जोन के ऊपर। हीट अफेक्टेड जोन में उसका मेटल पार्टिकल साइज है, उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, वो टूटेगा, वहां से टूटेगा, उसका जो मेटल पार्टिकल का साइज है उसको एक हाँ पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा बड़ा होने के बाद देखो, हीट ट्रीटमेंट हीट इफेक्टेड जोन का भी 7 पार्ट है। अगर आप खाली हीट इफेक्टेड जोन खाली समझेंगे तो हीट इफेक्टेड जोन खाली नाम 3 वर्ड का है, इसका मतलब ये नहीं कि हीट इफेक्टेड जोन इतना है। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। हीट इफेक्टेड जोन में 7 पार्ट होते हैं, छोटे 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 छोटे। वो एमएम में भी नहीं होते, एक एमएम से भी छोटा होता है, ठीक है। तो वैसे वो पार्ट है। पहला जो आपका जैसे ही बीवेल है, बीवेल के पहले ही जो पार्ट आता है वो थोड़ा मोटा है साइज उसका, उसके जस्ट बगल में थोड़ा और छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, ऐसा करके फिर आपका बेस मेटल, ठीक है, ऐसा होता है। हीट इफेक्टेड जोन आपको अगर चेक करना है कि कैसा है कि नहीं है, तो मैं इंपैक्ट टफनेस करवाया था, उस टाइम पे मैं दिखाया था कि इसको हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। मेटल में ऐसा थोड़ा थोड़ा कालापन आ जाता है, स्मॉल स्मॉल। ओके, चलो आपको दूसरे मेथड से चेक करना है, तो आपको इटचिंग करना पड़ेगा। आप जब इटचिंग करेंगे, कोई भी बेस मेटल का वेल्डिंग मारो, उसके बाद उसको फ्लश ग्राइंडिंग करो, फ्लश ग्राइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर इटचिंग का केमिकल डालो, केमिकल के बाद उसको थोड़ी देर रहने दो, तो इटचिंग प्रोसेस में हीट अफेक्टेड जोन है वहां पे उसका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको समझना है ये हीट अफेक्टेड जोन है। ओके, तो हीट अफेक्टेड जोन में ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल साइज हो गए, उसी की वजह से वो मटेरियल वहां से हार्ड हो गया। जनरली हमारा हार्डनेस का 3 मेथड है, ब्रिनल हार्डनेस, विकर हार्डनेस एंड रॉकवेल हार्डनेस। ये तीनों मेथड का हम जनरल यूज करते हैं, लेकिन रॉकवेल हार्डनेस हम जनरली हीट अफेक्टेड जोन का चेकिंग करने के लिए कि उसमें हार्डनेस कितना है वो चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ब्रिनल हार्डनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते, उसका भी कर सकते हैं। ओके, हार्डनेस के लिए ये सब चीज आपको देखना है, अदरवाइज आपका एएसटीएम है ही ये सॉरी E833 ऐसा करके कुछ है, या A33 ऐसा कुछ करके है, ठीक है, जो मैं अभी कल या परसों ही मैंने ग्रुप में डाला था। जिसको चाहिए मुझे मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे देगा। पर ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेजर benefits of reducing the residual trace and ensure that the heat affected zone hardness is not higher still and particular service is applicable। improve the resistance of the brittle fracture। brittle fracture आपका improve नहीं होने देगा। कौन? आपका हीट अफेक्टेड जोन। इंप्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, आपका वो भी रिमूव करेगा, क्रैकिंग सिस्टम। ओके, अभी यहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर लिखा, ब्रिटल फ्रैक्चर क्यों लिखा? ब्रिटल फ्रैक्चर मेरे भाई इसके लिए लिखा कि यहाँ पे आपका मेटल हीट होता है, हीट होने की वजह से आप फंडा याद रखिए, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस। तो हाई हीट इनपुट की वजह से आपका टफनेस प्रॉपर्टी ऑल टाइम डिक्रीज होता है। अगर आप हीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो लो टेम्परेचर पे वो मेटल नहीं चल पाएगा। समझो आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपको एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी ने 1 करोड़ या जो भी XYZ कॉस्ट पे आपको प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट आप फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट फॉलो करने के बाद आपको उसमें इंपैक्ट टफनेस है, इंपैक्ट टफनेस है, तो आपका हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल। उस टाइम पे आपको हीट इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेट नहीं करते हैं तो क्या कांड हो जाएगा, वो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। कैसे आइडिया आएगा? हीट
इनपुट अगर बढ़ जाता है तो आपका टफनेस प्रॉपर्टी लो हो जाता है। उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, WPS में अगर 3.12 ऐसा जूल पर एमएम ऐसा करके आपका हीट इनपुट लिखा है तो आप उसके बाद उसी से ज्यादा आप हीट इनपुट जाने ही नहीं देंगे, वेल्डर के पीछे ही खड़े। गल्फ में तो हम ऐसा ही करते हैं कि हम लोग शीट बाय शीट मेजरिंग सिस्टम करते हैं कि भाई देखो, हाँ ओके पहला पास मार चल, ओके हीट इनपुट नहीं लेने का, ये ध्यान रखने का, ये सब चीज करके हम पेज के अंदर लिखते हैं। उसका एक फॉर्मेट आता है हीट इनपुट कैलकुलेशन का, ठीक है, वो फॉर्मेट में हमको लिटरली लिखना, वो सब फॉर्मेट है वो RFI के पीछे लगाना पड़ता है, तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो अगर चलो वहां पे वेल्डर को घर पे जाना है, वेल्डर को जल्दी सो जाना है, वेल्डर को जल्दी शिफ्ट खत्म हो रहा है, वेल्डर को प्रोडक्शन देना है, उसी के चक्कर में वेल्डर क्या करेगा, वेल्डर ज्यादा करंट लेगा। तो हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। तो अगर करंट ज्यादा लिया इसका मतलब हीट इनपुट बढ़ा, हीट इनपुट बढ़ा तो हाई हीट इनपुट, लो टफनेस की तो बैंड बच जाएगी। तो फिर वो मेटल, वो जॉइंट जैसे ही उसके अंदर से प्रोसेस फ्लो स्टार्ट होगा, वहां पे टेम्परेचर माइनस जाएगा, वहां से वो जॉइंट फट जाएगा। तो उसी की वजह से हम लोगों को हीट ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। कोरोजन क्रैकिंग, ओके, कोरोजन क्रैकिंग क्यों होता है? कोरोजन क्रैकिंग हमारा इसके लिए होता है कि हमारा जो क्रोम है वो कम है हमारे मेटल में, और वहां पे हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल है तो बाहर का Fe वहां पे बैठेगा तो तुरंत वहां से कोलैबोरेशन स्टार्ट करेगा, Fe ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से वहां पे कोरोजन क्रैकिंग में भी चांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी दूसरी बात, भले यहां पे नहीं लिखा लेकिन आपका अगर हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपको मे बी हाइड्रोजन क्रैक भी आने का चांस है। कैसे? जब आप वेल्डिंग मारते हैं तो जैसे ही वेल्डिंग मारते हैं आपका फ्लक्स के अंदर अगर हाइड्रोजन बैठा है वो वेल्ड मेटल के अंदर घुस जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है, टेम्परेचर 300 से तो ज्यादा है, उसके लिए हाइड्रोजन को मजा आएगा, वहां पे बेड जैसा बैठ जाएगा, जैसे सोना है वैसा। और बैठने के बाद जैसे ही टेम्परेचर 300 डिग्री के नीचे आएगा तो कांड क्या होगा, हाइड्रोजन जो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, फिर अभी उसको मजा नहीं आएगा। 300 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जैसे ही वेल्ड मेटल का टेम्परेचर जाएगा तो उसको मजा नहीं आएगा, जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से भी, लेकिन यहां पे तो सब लोग सॉलिड हो चुके हैं, कोई उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो फिर वो हवा में भागना स्टार्ट करेगा, उसी की वजह से वो मेटल को फाड़ देगा और मेटल को चीर के निकल जाएगा, जहां से वो हाइड्रोजन गुजरा वहां पे क्रैक जनरेट कर देगा। तो ये सब चीज आपको देखना है। पोस्ट हीटिंग इसी की रीजन से करते हैं कि हम पोस्ट हीटिंग करेंगे कि हाइड्रोजन है वो निकल जाए, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। एनेबल द मशीन जॉइंट एंड मशीन एक्यूरेट डायमेंशन, टॉलरेंस एक्यूरेट डायमेंशन, ठीक है, वो भी है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द मेन रीजन ऑफ बेनिफिट फॉर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट रिड्यूस द रेसिड्यूल ट्रेसेस एंड पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड ट्रेस रिलीविंग। जनरली हमारा मेन जो पर्पज है वो ट्रेस रिलीविंग करना। मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, डिशेंड है और शेल है, उसको जबरदस्ती फिटअप किया है, जबरदस्ती वेल्डिंग मारा है, तो अगर आप उसको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर देंगे तो उसका जो भी मेटल फॉर्मिंग है वो प्रॉपर तरीके से रिफाइन हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से वो सेट हो जाएगा, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से ट्रेस रिमूव हो जाएगा। ट्रेस मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत जबरदस्ती बनाते हैं, शांति से नहीं बनाते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइट से बॉन्डिंग होता है तो उसी की वजह से वहां पे ट्रेस जनरेट होता है। या तो आप थोड़ा हैमर मारेंगे या फिर कुछ कांड करेंगे तो वो वहां से फट जाएगा क्योंकि उसका बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है। अगर आप उसको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वहां पे ट्रेस रिलीज हो जाएगा। ट्रेस रिलीज क्यों होगा? जैसे ही पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का 595 डिग्री तक ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉन्डिंग सिस्टम प्रॉपर बनाना वो स्टार्ट करेगा। बॉन्डिंग सिस्टम प्रॉपर बनाना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही हम उसको धीरे धीरे स्लोली नीचे टेम्परेचर लाएंगे और उसके बाद हवा में छोड़ देंगे तो फिर उसका बॉन्डिंग एकदम शानदार तरीके से बन जाएगा। तो उसी की वजह से वहां पे जॉइंट कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ओके, अभी मैं ये साइकिल के बारे में ऑलरेडी मैं समझा दिया है सब चीज, कि उसमें मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सभी कोड का अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना है। B31.3 है तो उसमें भी हीटिंग रेट कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग रेट यहाँ पे जनरली 60 टू 200 सेल्सियस पर आवर्स दिया है, ठीक है। तो अलग अलग सबका है, तो यहाँ पे आपको जो भी कोड आप फॉलो कर रहे हैं वो कोड पे ऊपर आपको जाना है।
ओके, अभी हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ रहे हैं। ओके, जिसको क्वेश्चन आंसर है शॉकली बोलिए, हाथ ऊपर करिए तो मैं उसको अनम्यूट करेगा, वरना मैं ऐसा बोलेगा कि हाँ सब लोग क्वेश्चन आंसर करो, 10 से 12 लोग या 3 से 4 लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे, इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, अब हम लोगों का आवाज प्रॉपर नहीं आएगा। यस सर। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। आपने अभी ये स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट का तो बताया, जैसे नॉन फेरस का भी कुछ बाद में प्लान कर सकते हैं सर? यस, नॉन फेरस मेटल का भी जनरली होता है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा है तो मैं एक सेशन करेगा उसका, उसमें मुझे देखो, मैं डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील समझाया था उस टाइम पे, मैं थोड़ा बहुत उस टाइम पे समझाया था कि नॉन फेरस में भी कैसा करते हैं, लेकिन वो डुप्लेक्स में उस टाइम पे खाली एक लेक्चर लिया था, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, हाइपर डुप्लेक्स और हमारा सुपर डुप्लेक्स और वो सब चीज का, ठीक है। उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम में कैसा होता है, थोड़ा बहुत कॉपर में कैसा होता है, ये सब चीज जस्ट हाईलाइट किया था, लेकिन वो बहुत लंबा है, वो मैं करवाएगा। यस सर। थैंक यू। ओके सर। यस सर, कोई हाथ ऊपर कर रहा है? यस सर, यस सर, विशाल सर, यस सर। जो स्ट्रेस रिलीव होता है, क्या हुआ सर? स्ट्रेस रिलीविंग यस, स्ट्रेस रिलीविंग में सर रेट ऑफ हिटिंग, मिनिमम रेट ऑफ हिटिंग कितना रहेगा एज पर कोड जाना है आपको, एज पर ASME? एज पर एएसएमई में आपको सेक्शन 8 का अगर आप बात करते हैं तो मैं दिखा देता हूं, ऐसा होता है। एएसएमई सेक्शन 8 से निकाला हुआ, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी किया है, आई थिंक 1 आवर्स का, तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। मैं एएसएमई भी दिखाया है, एएसएमई में हाईलाइट करके दिखाया है, तो आप वो करेंगे तो आपको, लेकिन एज पर एएसएमई आपका हीटिंग जो रेट है वो 425 के बाद 222 सेल्सियस डिवाइड बाई इंच इतना होता है। उसके बाद वो नीचे जो फॉल होता है 280 डिग्री, वो उसका कूलिंग रेट है, वो भी 280 डिवाइड बाई इंच, ऐसा करके। उसके बाद आप एयर में छोड़ सकते हैं, तो वहां पे हीटिंग रेट भी अलग है, कूलिंग रेट भी अलग है। ओके ओके। यस सर। हेलो विशाल सर। यस सर। सर अपना जो आपने बताया ना कि मैक्सिमम हीटिंग रेट अपना 222 यस पर आवर्स होना चाहिए, यस 1 इंच थिकनेस के हिसाब, 1 इंच थिकनेस के हिसाब। सर कभी कभी क्या है, अपने को फेसिंग होता है थिकनेस 30 mm। ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ओके, समझो कभी कभी क्या होता है, 35 डिग्री आपका, सॉरी 35 mm थिकनेस है, तो आपको क्या करना है, उसको इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आप डिवाइड बाई इंच है तो आप 33 इंच के हिसाब से भी कर सकते हैं, वरना जनरली आपको क्या करना चाहिए, फुल टाइम जाना चाहिए। अगर 1 से ऊपर है तो फिर 2 लेना चाहिए, 2 से ऊपर है तो 3 लेना चाहिए, 3 से ऊपर समझो 78 mm थिकनेस है तो आपको फिर 4 इंच गिनना चाहिए, ठीक है। जनरली ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर 35 है तो उसको इंच में कन्वर्ट करो, वो इंच यहाँ पे 222 डिवाइड बाय उसका इंच करो, जितना भी इंच आता है, भले 1.2 आता है, 1.1 आता है, 1.6 आता है, जो भी आता है वो यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए। लेकिन जनरली गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली तो ऐसा ही करते हैं कि हायर साइड जाते हैं। अगर 35 है तो उसको 50 mm गिन के करते हैं कि 50 है मतलब 2 इंच डिवाइड बाई 2 कर देने का। अगर हमारा 80 mm थिकनेस है तो हम 4 इंच से 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा जनरली गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। यस सर। सर कितने टाइम के बाद करना जरूरी होता है? सर क्या क्या कितने टाइम पे? फैब्रिकेशन होने के बाद कितना टाइम के अंदर वो PWHT करना जरूरी वेरी होता है? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। कभी कभी क्या होता है, लोग इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2-2 महीना जॉब पड़ा रहता है, लेकिन कोई गंड भाई भी उसका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करने के लिए याद भी नहीं करता है। लेकिन आपको ये फंडा याद रखना है, आप जैसे ही वेल्डिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही वेल्डिंग फिनिश हुआ, उसके बाद आप अगर पोस्ट हीटिंग किया है, अगर पोस्ट हीटिंग किया है तो फिर आप डायरेक्टली नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जनरली इसमें भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लेकिन कोड क्या बोलता है, कोड उसके लिए डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करता है, लेकिन 42 से 72 आवर्स के बाद भी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी काम किया है कि भाई हमारा सऊदी अरबिया की मैं बात करता हूं, जॉब हमने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट किया,
उसके बाद सॉरी नॉट पोस्ट, पहला वेल्डिंग फिनिश कर दिया, उसके बाद पोस्ट हीटिंग किया, उसके बाद 1 मंथ 2 मंथ के बाद भी हम करते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग स्टार्ट किया, आपका P91 ही मटेरियल ले लो, P91 मटेरियल में आपने वेल्डिंग स्टार्ट किया, फिर फिनिश कर दिया, उसके बाद फिर जॉब को 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, उसमें पोस्ट हीटिंग नहीं किया तो नहीं चलेगा। आपको तुरंत पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पोस्ट हीटिंग किया है तो फिर आप कोई बात नहीं, तो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके इमरान सर, यस सर, अगेन यस सर। सर जो पोस्ट हीटिंग करते हैं यस जो कॉइल से ही करते हैं? यस, उसके लिए आपको कॉइल से भी करना है। देखो मैं एक थोड़ा सिंपल दिखा देता हूं, अगर निकलता है तो। जनरली ये पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के ये जो यहाँ पे दिखा है फ्लेक्सिबल सिरामिक मैट हीटर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैं जो राउंड कर रहा हूं वो दिख रहा है आपको, या खोलना पड़ेगा? मुझे खोलना नहीं है क्योंकि फिर मेरा नेटवर्क हैंग हो जाएगा, इसके लिए। ये जो सिरामिक हीटर है उससे हम लोग जनरली पहले क्या करते हैं, आजकल इससे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ऐसे उसको बांध देते हैं, ऐसे उसको टाइट कर देते हैं। थोड़ा इसको निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको दिखेगा। ऐसा देख रहे हैं आप, ऐसा मटेरियल के ऊपर बांध देते हैं। उसके बाद ये जो है वो टेम्परेचर, ये व्हाइट कलर का है, वो थर्मोकपल है, वो पीछे की साइड जी रहेगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं थर्मोकपल छोटा सा दिख रहा है, ये थर्मोकपल ये यहाँ तक अंदर तक जाएगा, उसके ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉइल हीटिंग से भी कर सकते हैं, कॉइल बांध के भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जगह पे अलाउ है तो आप टॉर्च से भी, कुछ कुछ लोग करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं है, उससे कांड हो सकता है। यस सर, और किसी को सर? दोनों में डिफरेंट क्या है सर, पोस्ट हीटिंग और पीडब्ल्यूएसटी में? ओके, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है वो आपका जनरली जो कोड के हिसाब से हम करते हैं ना कि भाई 600 690 595 से लेके 723 के बीच नीचे करते हैं, तो वो टेम्परेचर पे पोस्ट वेल हीटिंग करते हैं। लेकिन पोस्ट हीटिंग हम इसके लिए करते हैं कि पोस्ट हीटिंग करने से हमारे जो मेटल के अंदर हाइड्रोजन घुस गया है उसको वो रिमूव कर सके। मेटल के अंदर कुछ ट्रेस, नॉट 100%, 1% ट्रेस तो जनरली वो रिमूव करता है, भले ही कोड कोई भी कुछ भी बोले, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं इससे ट्रेस रिलीव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। जनरली उसका टेम्परेचर, अगर कार्बन स्टील की मैं बात करूं तो पोस्ट हीटिंग का कार्बन स्टील का 350 2 आवर्स तक, 3 आवर्स तक, 4 आवर्स तक ऐसा करते हैं, ठीक है। 350 डिग्री 350 डिग्री 2 आवर्स तक जनरली करते हैं वो पोस्ट हीटिंग। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट अलग है, उसमें 695 या 700 डिग्री टेम्परेचर तक शॉकिंग है, उसका कूलिंग सिस्टम अलग है, उसका हीटिंग रेट अलग है, कूलिंग रेट अलग है, रिस्ट्रिक्शन अलग, वो सब चीज अलग अलग है। लेकिन पोस्ट हीटिंग और मेन डिफरेंट यही है, पोस्ट हीटिंग जो है वो ज्यादातर ट्रेस रिलीव करता है, पोस्ट हीटिंग जो है, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ज्यादातर ट्रेस रिलीविंग करता है, पोस्ट हीटिंग जो है हमारा मेटल के अंदर का हाइड्रोजन है उसको रिमूव करता है। यस सर, इमरान सर। ओके ओके सर, यस सर। पोस्टिंग टेम्परेचर सर रिपीट करेगा, पोस्टिंग टेम्परेचर कितना है सर? जैसे कि आपने दो बताया, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट एंड हीट ट्रीटमेंट, तो मिनिमम थिकनेस क्या होनी चाहिए सर? मतलब 19 mm मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो 19 आईबीआर mm में दो आपने मिनट का पढ़ा ही था, होता है? 90 mm आईबीआर में है, 38 mm हमारा एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में है, ठीक है। सबका अलग अलग है, कभी कभी 25 रहता है, लेकिन वो सब चीज का मत सुनिए, आपको सबसे पहले क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन देखना है। क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि भले ही मेरा 10 mm थिकनेस है, उसमें भी मुझे पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट चाहिए सर्विस के हिसाब से, तो आपको करना पड़ेगा। वहां पे आप घंटा भी उसको कोड दिखाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको वहां पे कंपलसरी करना ही पड़ेगा। देखो, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कुछ एक चीज की वजह से नहीं होता है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपका इनसाइड का कौन सा प्रोसेस फ्लूइड है उसकी वजह से भी किया जाता है, आपका वो नेस मटेरियल है तब भी किया जाता है, आपका लो सल्फाइड वाला कोई मटेरियल है H2S जिसमें ज्यादा जनरेट होता है, H2P
मतलब सल्फाइड एंड फॉस्फाइड क्रैकिंग जहां पे सिस्टम ज्यादा लगता है वहां पे भी यूज किया जाता है। लेथल सर्विसेज है, जो मैंने कल या परसों एएसएमई सेक्शन 8 का हमने पार्ट लिया था, उसमें मैं लेथल सर्विसेज समझाया था, ठीक है। तो वो वैसा बॉयलर बना रहे तब भी आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोसीजर है, आप कौन सा प्रोसीजर से आप काम कर रहे हैं, वो प्रोसीजर देखना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं क्या निकाल रहा था, हाँ ओके, पोस्ट हीटिंग और पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के ऊपर ये वेल्डिंग कंज्यूमेबल डेटा, ओके। ये बहुत टाइम पहले मैंने बनाया है, तो अभी ऐसा इसमें बहुत सारा चेंज हो गया है। 2016 में बनाया है, उसके बाद मुझे भी इसमें कुछ नई टाइम मिला, मैं भी उसको ऐसे ही रहने दिया, तो आप कुछ गलत मत समझिएगा, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ये चार्ट को दिखा रहा हूं, तो आपका मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हेलो सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, एक मिनट लेट मी फिनिश सर, एक मिनट। सर यस सर। सर अब तो वो नॉर्मलाइजिंग और अनिलिंग का एक्सप्लेन किया ना, हाँ हाँ, लेकिन दोनों का ग्राफ है ना वो एक तरह से दिखा रहे हो, उसमें मेन डिफरेंस क्या है सर? ओके ओके सर, वो भी मैं अभी बोलता हूँ, रुकिए सर। अभी देखिए, मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में उसमें जाता हूँ सर। यहाँ पे हमारा कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70, जिसमें हम ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का दिख रहा है वो। यहाँ पे देखिए पोस्ट हीटिंग 350 डिग्री 2 आवर्स लिखा है, ठीक है। थिकनेस आपका 50 से कम है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे थिकनेस 25 mm से ज्यादा है तो प्री हीटिंग करना है, कितना आपको 10 डिग्री, 25 से 150 है तो आपको 100 डिग्री प्री हीटिंग करना है, 150 से ज्यादा है तो 150। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए निकाला है, किसी का इसको रेफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। आपको कोड का रेफरेंस ही लेना है, आपका स्पेसिफिकेशन का ही रेफरेंस लेना है। ओके, इंटरपास टेम्परेचर देखिए यहाँ पे दिखा है 250 डिग्री सेल्सियस या फिर 400 STBW टेम्परेचर, उसके बाद 350 डिग्री, 350 डिग्री। यहाँ पे ये सब चीज अलग अलग मटेरियल के लिए, कार्बन स्टील में कौन सा इलेक्ट्रोड, स्टेनलेस स्टील में कौन सा इलेक्ट्रोड, कितना पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, ये सब चीज। लेकिन स्टेनलेस स्टील में आपने देखा, ये स्टेनलेस स्टील का पोर्शन है, ठीक है, उसमें आपने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई? तो भाई अगर उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो 400 डिग्री पे टच हो जाएगा तो कुछ कांड हो जाएगा, क्रोमियम कार्बाइड या बनाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा, आपका मेटल जो है वो कलर पकड़ेगा थोड़ा बहुत। तो इसी की वजह से हम लोग उसका इंटरपास टेम्परेचर भी उसका 150 ही है, देखिए आप। तो ये सब चीज आपको देखना है, ये एक छोटा छोटा चीज है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहाड़ में गया, मेरे को नहीं देखना है, मैं देखेगा, मेरे को घर जाना है, ऐसे चक्कर में, ठीक है आप जाओ भाई, टाइम हो गया है तो जाओ, लेकिन कम से कम आप प्रॉपर क्वालिटी से तो काम करके जाओ, प्रॉपर हैंडओवर दे के जाओ, प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शन तो दे के जाओ पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट वाले को। परसों मैंने एक ऐसा वीडियो कॉल एक फ्रेंड का आया था, नाम तो नहीं दे रहा हूं, कॉयल बांधा, ठीक है, वो क्वालिटी इंस्पेक्टर था, कॉयल बांधा है, फिर कॉयल जो टेक्नीशियन है उसने क्या बांधा है, अंदर पे कुछ नहीं डाला, ऊपर से खाली इंसुलेशन रुई लगा दिया है, खलास हो गया सर, मेरा पोस्ट वेल ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाए तब पता चला कि इसने तो कांड कर दिया, पैसे कमाने के चक्कर में इसने, उसको भी ऐसा होता है, पर आपको पर इंच डाया के हिसाब से उसको चार्ज मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं 3 4 5 10 जैसा काला काला लगा देते हैं, ग्रेफाइट थोड़ा घिस देते हैं, हो गया सर मैंने पोस्ट वेल ट्रीटमेंट किया, घंटा भी नहीं किया, नाइट में ये सब चीज होता है। तो ये सब चीज आपको पकड़ना है, कैसे पकड़ना है उसका बहुत सारे रास्ते हैं, वो पूरे रास्ते मैंने B31.3 पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट समझाया था, वहां पे पूरा रास्ता डिस्कस किया है कि 15 से 20 रास्ते हैं, आप कैसे पकड़ सकते हैं टेक्नीशियन को, या फिर गलत पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके लिए। यस सर, कौस्तुभ सर, यस सर, हेलो यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। heat affected zone and weld area should be same sir, क्या हुआ सर? हीट अफेक्टेड जोन, वेल्ड एरिया और वेल्डर का माइक्रोस्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, बेस मेटल का और ओके, उसका जनरली देखो वेल्डिंग मारते हैं तो मटेरियल को हार्ड अटैक तो फीलिंग होता ही है, ठीक है, इसके लिए सेम होता ही नहीं है। उसी की वजह से हमारा ए नंबर का फाइंड आउट है, आपने देखा होगा ये नंबर, कुछ लोग पी नंबर, बेस मेटल मतलब पी नंबर, फिलर नंबर मतलब एफ जो रहता है वो फिलर मेटल नंबर, और हमारा वेल्ड मेटल उसका ए नंबर है। तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, समझ रहे हैं ना आप? which should be higher sir, और बेस मेटल और फिलर वेल।
ओके, अभी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि फिलर वायर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा B31.3 में मैं समझाया था कि आपको लाइन बाय लाइन कोड में लिखा है कि आपको दो मेटल है, आपको दो मेटल को चिपकाना है, एक 516 ग्रेड 70 है और दूसरी साइड में 516 ग्रेड 60 है। तो दोनों में से जिसका मिनिमम टेंसाइल है वैसा आपको इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करना चाहिए। दोनों में से निकल क्रोम मोली ये जो कॉमन एलिमेंट है वो मिनिमम फिलर के अंदर होना चाहिए। दोनों में से जिसमें भी मिनिमम है वो मिनिमम क्वांटिटी आपके फिलर में होना चाहिए। दोनों में से जिसका भी टेंसाइल मिनिमम है उतना मिनिमम टेंसाइल आपका फिलर में होना चाहिए। वैसा आपको फिलर सिलेक्ट करना चाहिए। गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, और कोड में भी B31.3 में भी मैं लिखा हुआ दिखाया था, तो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आप हम लोग सर। अभी पाइपिंग में कभी भी आफ्टर हेलो। बिफोर PWHT और आफ्टर PWHT हाँ, हम लोग करते हैं। तो सर अभी बिफोर में कुछ नहीं मिला, आफ्टर PWHT में कुछ मिला, चलो पोरोस है गया, और आफ्टर PWHT में भी कुछ रिपेयर आया, हाँ, तो क्या अगेन उसको PWHT करना पड़ेगा रिपेयर अटेंड करके? ऑब्वियसली मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। B31.3 हम लोग डिस्कस किया था, उस टाइम पे यही ऐसा ही सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा था, लेकिन अभी मैं आपको सेम बात कर देता हूं। देखो कांड क्या होता है, आपका एक जॉइंट मारा आपने, उसमें आपका पोरोसिटी का साइज 1.4 mm है, 1.5 mm है। चलो वो कोड के हिसाब से एक्सेप्ट है, आप तो कोड के हिसाब से तो वो एक्सेप्ट है। 90 mm ने 6 mm तक एक्सेप्ट करना है ऐसा लिखा है, तो वो तो एक्सेप्ट है, आप एक्सेप्ट करना है आपको। फिर जब आप उसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट उसको क्या करता है, गर्म करता है। तो एयर अगर गर्म होगा तो किधर ना किधर वो चिपकेगा, निकलेगा, आगे पीछे होगा। आगे पीछे होने की वजह से, और वो एयर अंदर का जो पोर है वो अगर एयर का है तो एयर होने की वजह से वो थोड़ा अप एंड डाउन आगे पीछे घूमेगा, उसी की वजह से वहां पे वो बड़ा पोरोसिटी बना देगा। और वो बड़ा पोरोसिटी जैसे ही हम आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हम आरटी करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चला जाएगा। पहले एक्सेप्टेबल लिमिट में था, फिर बाद में बाहर चला गया, तो ऐसा होता है। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है, जनरली देखो कुछ क्लाइंट है ना एकदम स्मार्ट होते हैं, जो एंड यूजर है वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि बिफोर PWHT एंड आफ्टर PWHT RT रिक्वायर्ड, अदरवाइज आफ्टर PWHT RT रिक्वायर्ड, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन अगर कुछ क्लाइंट जो है हमारे पास, तो ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन में उसको जॉब चाहिए लेकिन लिखेंगे नहीं ऐसा, तो क्या कांड होगा, कांड ये होगा, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, बिफोर पोस्ट हीट ट्रीटमेंट RT ले लेगा, तो RT पास हो गया, खलास, फिर उसको कौन देखने वाला, पीछे बाढ़ में जाने दो। वो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बाद जो भी आया हमें क्या लेना, हमने तो बिफोर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट RT ओके कर दिया, देख लो भैया ये फिल्म है मेरा। ऐसा होता है। अगर क्लाइंट स्मार्ट है तो आप किधर से भी नहीं निकल सकते हैं, आपको कुछ भी लूप होल नहीं मिलेगा। अगर क्लाइंट स्मार्ट नहीं है तो आप बहुत तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ के निकल सकते हैं। यस सर, कौस्तुभ सर। यस सर। सर यस सर। हेलो यस सर। सर, मुझे पूछना था, आपने जो बोला था यस सर। कि एक्सटेंडेड पीरियड के बाद में भी हम लोग PWHT कर सकते थे सर, वो टाइम पीरियड में अगर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो गया तो वो उतना लाइफ दे पाएगा आफ्टर PWHT, ये मुझे पूछना था। मतलब एक्सटेंडेड मतलब मैं समझा नहीं सर, थोड़ा मुझे थोड़ा प्लीज। नहीं, समझिए कंपोनेंट हमने फैब्रिकेट कर दिया हाँ, और तुरंत PWHT नहीं किया, उसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट नहीं किया हमने, हाँ, और वो केस में अगर 2 महीने के बाद हमने PWHT किया तो बीच वाला टाइम में वो जो स्ट्रेसेस डेवलप हो गए उसमें रहेगा, तो उससे वो फेल्योर को ले सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेगा। वो देखो अभी मैं आपको सिंपल बात करता हूं। आपका कहना ऐसा है कि हमने एक जॉइंट मारा, जॉइंट मारने के बाद पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट सॉरी पोस्ट हीटिंग किया, उसके बाद जॉइंट को 2 महीने तक छोड़ दिया ऐसे ही, फिर बाद में 2 महीने के बाद हम उसके पास आए, उसको पता चला कि यार इसमें तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट बाकी है, तो फिर हम उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। अच्छा। यस सर। इमरान सर, बाकी के सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है सर। सर ये जब पोस्ट हीटिंग किए सर, तो पोस्ट हीट ट्रीटमेंट जरूरी है सर? पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज ऑब्वियसली जरूरी, दिस इज द कंपलसरी, उसी की वजह से तो हम ये सब कांड कर रहे हैं।
पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ट्रेस प्रोड्यूस उसमें रिमूव नहीं करते हैं। समझो एक नाइट्रोजन का लाइन है या सल्फ्यूरिक एसिड का लाइन है, एक पाइपलाइन है, उसमें आपने वेल्डिंग मारा, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं किया, उसमें वहां पे वो जॉइंट जो था वो ट्रेस में रह गया। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड वहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा, तुरंत वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इरोड कोरोड करेगा, उसको गर्म करेगा वो जॉइंट को। वो ऑलरेडी वो जॉइंट में तो ट्रेस में था ही, पड़ाम से ब्लास्ट कर देगा। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज कंपलसरी मैटर। ओके, अभी पोस्ट हीटिंग की अगर बात करते हैं तो दिस इज नॉट कंपलसरी। आप अगर डायरेक्टली पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट फॉलो कर लेते हैं तो आपको पोस्ट हीटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। सर वो जो मेटल का आप बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल होगा तो फिलर और इलेक्ट्रोड कैसे चूज करना है, हाँ। उसको पीडब्ल्यूएचटी कौन सा हिसाब से करना है वो भी थोड़ा एक बार बता दीजिए। ओके सर, पीडब्ल्यूएसटी के लिए सर मैं 4 घंटा सेशन लिया है। आप वो सेशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा। फिर भी आप अगर बोलते हैं तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूं, लेकिन है ना ये बहुत लंबा सेशन है। ये करीबन देखो 24 पेज है। मैं 4 घंटे तक ये सब चीज समझा है। कब पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपको करना है, कौन सी कंडीशन में आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज में समझा है। हाइड्रोलिक कंडीशन है, हाइड्रो उसमें सॉरी आपका इनसाइड में सल्फ्यूरिक एसिड पास हो रहा है, इनसाइड में सल्फाइड फॉस्फाइड क्रैक जनरेट होने का चांस है। वैसी कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन है, एक सिंगल कंडीशन नहीं है उसके लिए। थोड़ा रुकिए, अगर निकल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन है सर। यस सर। उस पे सर समझिए कुछ एसएस जैसे बॉयलर पे यूज होता है ना, एसएस के साथ P5 का ज्वाइंट होता है बहुत केस पे, तो उस पे पीडब्ल्यूएचटी का केस पे कैसे करना है, या कोई पीक्यूआर बनाना है, डब्ल्यूपीएस रन कराना है, तो ओके, इसके लिए एसएस में आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कैसे करना है, ऐसा बोल रहे हैं ना? एसएस टू P5 समझिए, एसएस टू P5 का ज्वाइंट होगा। ओके, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा आपने। यस, आई अंडरस्टैंड। ओके, अभी थोड़ा रुकिए, मैं पहले वो डिस्कस कर ले। देखो सर, पाइप वो जो आप बोल रहे थे ना, पहला जो क्वेश्चन जिसने पूछा ना, उसके लिए बहुत अलग अलग कंडीशन है। करीबन 15 से 20 कंडीशन ऐसा है। वो टाइम पे आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, भले ही थिकनेस कम है फिर भी आपको वहां पे माथा पेची करना पड़ेगा, वहां पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं B31.3 में समझाया है। लेकिन सर अभी हमारा सेशन ज्यादा लंबा चल रहा है, हम लोगों को अभी सेशन क्लोज करना चाहिए। लेकिन आपका एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। हाँ, वो क्या था क्वेश्चन सर? सर वो नॉर्मलाइजिंग और अनएलिसिंग है। हेलो हाँ सर। यस सर। समझिए CS टू P5 का ज्वाइंट होगा, हाँ तो CS लो स्ट्रेंथ मटेरियल है, हाँ फिलर वेयर इलेक्ट्रोड का यूज होगा। यस सर। अभी पीडब्ल्यूएचटी करना है वहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ थिकनेस को आप बाईपास कर दीजिए। ओके तो उसका कौन सा पीडब्ल्यूएचटी फॉलो करेगा, CS का या P5 का? ओके, हायर ग्रेड का आपको फॉलो करना है। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, आप हायर ग्रेड का पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। ओके, अभी आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपको। क्वेश्चन नहीं, आंसर भी देता हूं साथ में। स्टेनलेस स्टील का एक मटेरियल है, एक पाइप है, और उसके जस्ट बाद वो स्टेनलेस स्टील पाइप के साथ अलो स्टील P91 मटेरियल जो फिटअप हो रहा है, या P22 मटेरियल फिटअप हो रहा है। ठीक है, अगर P22 मटेरियल है या P91 मटेरियल है, उसमें तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कंपलसरी है। तब आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कैसे करना है? एसएस में तो आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हैं, वो तो जॉइंट में उसमें तो नहीं कर सकते ना, उसमें सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। जैसे ही पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में जाएगा 400 से 800 डिग्री के, जैसे ही 400 से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, वो मैं ऑलरेडी कहानी पूरा आपको बताया, कार्बन क्या क्रोमियम का क्या मार्केटिंग करेगा, वो सब चीज। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है उस टाइम पे स्टेनलेस स्टील के ऊपर इंसुलिन लगा देना है थोड़ा बहुत, ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो, टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है। उसके बाद आपको इनसाइड में अगर पॉसिबल है तो थोड़ा रुई वगैरह डाल देना है, इंसुलिन मटेरियल डाल देना है। तीसरी बात, आपको जो कॉइल वाउंड करना है वो P91 या फिर आपका P22 जो भी मटेरियल है उसके ऊपर ही वाउंड करना है, और जस्ट जॉइंट पे एक राउंड करना है, और कुछ नहीं करना है। उसके हिसाब से फिर आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर देना है। ठीक है,
ऐसा जनरली हम लोग किया है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके सर, किसी का चैट देखो सर, सबका क्वेश्चन है बहुत सारे, लेकिन हम लोग पता नहीं, आज मैं 2-3 ग्रुप में ही डाला था, लेकिन हम लोग डेली सेशन करते हैं, सभी क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। आज ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट, ये किसी का क्वेश्चन है सर, वर्बली बोल दीजिए सर। कौस्तुभ सर थोड़ा बोल दीजिए आप। हेलो। यस सर। सर एक बार देखा था मैंने, जब वो PWHT हो रहा था ना, तब वो जो ग्राफ जनरेट होता है ना, तो वो ऑपरेटर मतलब उसका मशीन का कुछ इश्यू था, तो ही हैज डन बाय हिज हैंड ओनली, तो वो मशीन से क्रिएट नहीं हुआ ग्राफ, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर नॉट सकते हैं? एक्सेप्टेबल। 1 mm भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 1% भी एक्सेप्टेबल है, नहीं चलेगा। बिकॉज ही सेइंग दैट वो उसका कुछ अंदर का, हाँ वो नाटक करता है, पैसा कमाने के चक्कर में पैसा देता है, उस टाइम में मनी देता है, उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं करता है? उसको हटाओ वहां से। कभी कभी उसके ऊपर एनसी डालना चाहिए। हमारे इंडिया में टाइप्स ऑफ एनसी के बारे में मैं आई थिंक लास्ट संडे, सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सर, सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, अभी हमारे इंडिया में मसला क्या है? हमारे क्वालिटी इंजीनियर एनसी नहीं डाल रहे यार। अरे आपको पता है यहाँ पे मेजर डेविएशन हुआ है, यहाँ पे कांड हो चुका है, आपकी मटेरियल की उसने बैंड बजा दी है, तो यार कम से कम एनसी तो डालो यार। इफ यू आर नॉट क्रिएट एनसी, देन हाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर। अरे एनसी का बहुत सारे टाइप है, मैं ऑलरेडी लास्ट संडे ये सब चीज टाइप्स ऑफ एनसी ऐसा करके मैं एक लेक्चर लिया था, लंबा चौड़ा लेक्चर चला था, बहुत सारे आरामको वाले जुड़े थे उस टाइम पे। एनसी में क्या होता है, अगर एक बार एनसी डालोगे वो उसको 6 वीक्स टाइम मिलता है, 6 वीक्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर एनसी को क्लोज नहीं करता है तो वो एनसी का डीएसडब्ल्यू बन जाता है। वो डीएसडब्ल्यू को 6 वीक्स टाइम मिलता है, वो उसको फिर क्लोज नहीं करता है तो फिर उसका भी वापस डीएसडब्ल्यू 2 बन जाता है, 3 बन जाता है, ऐसा करके फिर लास्ट में अगर 3 बन गया तो वो कंपनी को आपको ब्लैक लिस्ट करना है। जैसे सऊदी में 2 से 3 कंपनी का उस टाइम पे मैं नाम भी लिया था, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया। ओके, एनसी जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे खत्म कर दे। समझो आपने ऐसा ही मसला आपने जो बोला वैसे मसले की वजह से आपने एनसी डाला, फिर वो उसने 1 वीक में क्लोज कर दिया, सेम उसने इश्यू किया, फिर वापस एनसी डाला, तो फिर सेम इश्यू की वजह से वापस एनसी नहीं पड़ता, डीएसडब्ल्यू 1 पड़ता है। उसके बाद सेम इश्यू के लिए फिर अगर वापस ऐसा होता डीएसडब्ल्यू 3 बनता है, उसके बाद डीएसडब्ल्यू 3 होता है, उसके बाद वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ऐसा रूल्स है। लेकिन हम एनसी पहले ही स्टेज में नहीं जा रहे तो तीसरा स्टेज में तो कई घंटों पर पहुंचेंगे, समझ रहे हैं ना? तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है। हमारा लेक ऑफ नॉलेज, एनसी का फॉर्मेट कौन ढूंढेगा यार, साला मैं जनरेट करेगा और मुझे को क्लोज करना है, कौन करेगा? ऐसा सब सोचते हैं, तो ये सब सोच को निकालना चाहिए। क्वालिटी इंस्पेक्टर को क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम करना चाहिए, वो प्रोडक्शन साइड नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसी की वजह से रिवर्क एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हमारा। और एक रिवर्क, समझो एक आपका पाइप है, उसमें एक रिवर्क, एक पोरोसिटी आया, तो वो रिवर्क का मैं पूरा रूट को चार्ट बना के एक लेसन लिया था, पूरा एक केस स्टडी किया था, उसमें 1 लाख रुपीस का पड़ता है आपका, 1 लाख रुपीस। आप यू अंडरस्टैंड, एक पोरोसिटी झाटू जैसा एक पोरोसिटी आपके पाइप में 1 लाख रुपीस का कॉस्ट आपका खींच लेता है। आपका खुद का पूरा टाइम, आरटी का 2 बार आरटी करने का, आरटी टेक्नीशियन को 2 से 3 टेक्नीशियन हो गए उसको देने का, उसके बाद पूरा आपका जॉब डिले हुआ उसका, लेट फी आपको लगा उसका, उसके बाद आपका जो मटेरियल खुदाई किया आपने, एक्सकवेशन किया उसका, ग्राइंडिंग व्हील यूज किया उसका, फिलर यूज किया उसका, सब का मैं केस स्टडी बना के सब प्रेजेंट किया था। 1 लाख रुपीस पड़ता है एक झाटू जैसा पोरोसिटी। तो अगर क्वालिटी इंस्पेक्टर टाइट है तभी हम लोग 1 लाख कवर कर सकते हैं, 1 लाख को बचा सकते हैं, वरना कैसे बचाएंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर। पहली बात तो क्वालिटी इंजीनियर ही सब कुछ कराता है सर। मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे। यस सर। सारा क्वेश्चन तो सर क्लियर हो गया है और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो सर ने अभी पूछा है। यस सर, बोलिए। कंपनी में सर जब तक क्वालिटी इंजीनियर अच्छा नहीं रहेगा तब तक कंपनी में कुछ हो नहीं सकता। वो भी अपने मजबूरी में सब कुछ कराते हैं, PWHT से रिलेटेड इश्यूज जो होता है।
तो अभी इंसुलेशन के नीचे जो कॉयल नहीं लगा था, ऐसा लास्ट वीक में मैं खुद पकड़ा, येलो और ब्लैक वायर लगा के फोटो खींच के बस सेंड कर दिया, मेरा हो गया PWST ऐसा करके, तो उसको पकड़ा था उधर आके। लेकिन सर ये जो चार्ट होता है ना, चार्ट जैसे मारता है वो अपने हाथों से मारेगा ग्राफ, कितना सोकिंग टाइम है, कितना क्या है, वो ग्राफ मारेगा अपने हाथों से, और उसका मारने का कला भी बहुत अच्छा रहता है, बेहतरीन मारेगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जब एक क्वालिटी इंजीनियर को दूसरा टेक्नीशियन मार के दे रहा है, जैसे मान लीजिए BF2 में चार्ट मार के दे रहा है, अभी एक साइड में वो ऑफिस है, वो साइड में भी क्वालिटी इंजीनियर देखेगा ना, वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब उनका अपना मैटर रहता है, वो बाहर में जाए। हाँ लेकिन सर जब वो ग्राफ हाथ से मारता है और जो मशीन से मारता है, उसको हमने दोनों को ऑब्जर्व किया है, थोड़ा डिफरेंस रहता थोड़ा है। डॉटेड का लेकिन डिफरेंस हमको रहता है। सिर्फ आप इतना बताइए, हाँ हमको सिर्फ इतना बताइए आप, मैं जानता हूँ 6-7 पॉइंट मेरे को मालूम है, लेकिन डीपली थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी बता सर चुके क्वेश्चन हैं बोलिए जल्दी कि जल्दी। जब PWST मटेरियल पे करते हैं, ग्राफ में कैसे हम डिफरेंस पता करेगा, या साइड में हम बिल्डिंग के इनर साइड में कैसे पता करेगा, इधर PWST नहीं हुआ है। ओके, आपको सबसे पहले जॉइंट को हाथ घुमा के देखो, आप थर्मोकपल का जो रिमूविंग किया थर्मोकपल, वहां पे आप देखो कि थर्मोकपल एक्चुअली में लगाया है था कि नहीं लगाया। थर्मोकपल अगर एक्चुअल में लगाया होता, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज, सर म्यूट कर दीजिए, मैं आपको अभी पूरा समझाता हूँ, बात निकला है तो समझा देता हूँ, लेकिन मेरे को अभी सेशन क्लोज करना है, टाइम बहुत हो गया है। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको वहां पे जाना है, कलर चेंजेस हुआ है वो देखना है, पेंटिंग रिमूव हुआ गया है वो देखना है, इनसाइड पे आपको जाना है, इनसाइड में रूट में थोड़ा पपड़ी बन जाएगा वो आपको देखना है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन तो किधर भी हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है। उसके बाद आपका जो बॉक्स बनाया है मार्किंग का, जो जनरली क्या होता है पाइपिंग सिस्टम में, सऊदी में तो हम ऐसा ही करते हैं कि भाई मार्किंग करते हैं, पूरा नंबरिंग सिस्टम करते हैं, वो जो है वो आधा मिट गया होगा, अगर नजदीक किया है तो मिट गया होगा, दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। आगे बात, आपका जो थर्मोकपल है वहां पे थोड़ा मार्किंग पड़ गया होगा, वहां पे थोड़ा स्क्रैचेज आ गया होगा, या फिर वहां पे थर्मोकपल नहीं निकाला होगा तो वहां पे थर्मोकपल रहेगा। तो ये सब अलग अलग मेथड है पकड़ने का। तो आपको कैसे पकड़ना है, आपका जॉइंट का व्यू फॉर्म में थोड़ा चेंज हो जाता है, जो आपको उसको व्यू फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रिंज बीड बोलते हैं, स्ट्रिंज बीड में थोड़ा सा इफेक्ट आता है, तो वो भी आपको देखना है। ये सब चीज आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। उसी की वजह से गल्फ में क्या करते हैं हम लोग, ये जो चार्ट में अभी दिखाया है, थोड़ा एक मिनट थोड़ा दिखाता हूं, चार्ट में जनरली पोस्टवेल हीट ट्रीटमेंट का टेक्नीशियन है उसका साइन, उसका टाइम, उसके बाद हमारा जो इंस्पेक्टर है उसका साइन, वो उसने कब साइन किया वो टाइम, उसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आता है उसका साइन, उसका टाइम, PID आता है तो उसका साइन और उसका टाइम, ये सब चीज डालते हैं चार्ट में। और हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, ओके चार्ट आ गया, ला चल टेबल के ऊपर सीधा 2 3 10 15 चार्ट लेके आएगा, सीधा धड़ 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 साइन मार दो, हो गया क्लियर। तो घंटा वो घंटा क्वालिटी पकड़ पाएंगे हम उसको? तो ये सब चीज देखना पड़ेगा हमको। हमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हो रहा है तो साइट का विजिट कंपलसरी है, चार्ट में साइन मारना कंपलसरी है, टाइम मारना कंपलसरी है। ये सब चीज नहीं करेंगे ना तो हम इंश्योरिटी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ओके, थैंक यू वेरी मच। आशीष भाई बोल रहा हूँ। यस सर, यस हाँ सर, विशाल सर, सर पहले से अब हमने ये ये जो भी चार्ट के बारे में यस बोल यस, रहा है ना, तो आशीष पटेल सर, सदमन सर थोड़ा रुक जाइए, आशीष पटेल सर प्लीज आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। यस सर। ये चार्ट का जो बोल रहा है ना कि हम लोग साइट पे जाके चेक करना है, कभी कभी क्या होता है कि क्या ITP के हिसाब से हम लोग को कभी, अब आप PMT या PMT मीन्स क्लाइंट हो गया, कभी कभी इंडिया में PMT का मीनिंग किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट हो गया, क्लाइंट के पास कभी कभी QAP के हिसाब से रिव्यू में आता है चार्ट रिव्यू, उसी टाइम कैसे पकड़ने का है चार्ट को। तो कभी कभी क्या वो लोग के पास टेक्निक रहता है, बहुत सारा टेक्निक रहता है कैसे चार्ट को ड्रॉ करने का है। कभी कभी 45 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर के हिसाब से तुमको 2 घंटे में कितना तुम्हारा होल्डिंग पे जाएगा, कितना टाइम स्टॉकिंग पे जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कितना कूलिंग पे जाएगा हीटिंग के बाद, वो लोग के पास एक टेम्पलेट बना के रखता है। वो हैंड से मारा होगा ना, वो टेम्पलेट के ऊपर सीधा सीधा मार के जाएगा, और आपका जो मशीन से होगा ना वो थोड़ा अप एंड डाउन होगा। कोई भी कलर रहेगा, आपका जो टेम्परेचर आप मशीन से किया होगा मीन्स एक्चुअली किया होगा ना, वो फील्ड में किया होगा,
वो अप एंड डाउन होगा, कभी भी वो स्ट्रेट नहीं जाएगा 45 डिग्री पे। और हैंड से किया होगा वो ऑलवेज 45 डिग्री पे ही रहेगा। आप चेक करने का टेम्पलेट बना के ये टेम्पलेट बनाओ, इतना मेरा इधर से मेरा स्टार्टिंग हुआ 315 डिग्री से मेरा अभी हीटिंग स्टार्ट हुआ है। अभी मेरा होल्डिंग के टाइम पे 2 घंटा के बाद मेरा होल्डिंग में आने वाला है, तो उसका 45 डिग्री पे कितना आता है वो मेजर करने का चार्ट मेरे पास लास्ट टाइम में आपको शायद दिखाया था वो चार्ट, और हम लोग हैंड से बनाते हैं वो चार्ट बहुत सारा डिफरेंट रहता है।